मैदान सहाफ़त से सियासत की पुरखार वादियों में उतरने वाले मारूफ लिखारी और तज्जिया कार इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान की फौज मुखालिफ दुश्मनाम तराजियों में सिर्फ इसलिए इजाफा होता चला जा रहा है कि इसने इनके सर पर तना हुआ साहिबान आफियत क्यों उठा लिया है। इनके बकौल मुझे याद नहीं पड़ता कि ISI के किसी सरबराह को बराह रास्त मीडिया के सामने आकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की जरूरत महसूस हुई हो, लेकिन DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने तंग आमद बजंग आमद के तौर पर खरी खरी सुना दी और कह दिया कि दिन को जानवर मीर जाफर और मीर सादिक कहते हो और रातों को छुप छुप कर मिलते हो। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इफ्तिखार बाबर तो इब्लागियात के फन पर काफी दस्तरस रखते हैं, लेकिन नदीम अंजुम की उर्दू की तहसीन भी लाजिम ठहरती है। उन्होंने क्या कमाल का जुमला कहा कि जब झूठ इतनी आसानी रवानी और फरावानी से बोला जाने लगे तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं होती। मुख्तसर ये कि जनरल नदीम अंजुम की उर्दू दानी इनकी चेहरा नुमाई की तरह हैरान कर गई। अपने ताज़ा सियासी तजिए में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान पर रूसी हमले के खिलाफ मज़ाहमती तंजीमों का दस्तो बाजू बनते हुए ISI पेशावराना महारत की नई बुलंदियों तक पहुंची और इसका शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की एजेंसियों में होने लगा। ये सब कुछ साना भावलपुर में शहीद होने वाले जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की क़यादत में हुआ। दाखिली सियासी और खारिजी अवामिल के शदीद दबाव के बावजूद जनरल अख्तर आखिरी लम्हे तक मीडिया से दूर रहे। जहां अफगानिस्तान में इनके और ISI के किरदार की तमाम तफसीलात साना भावलपुर के बाद मंजर आम पर आईं। जनरल नदीम अंजुम ने भी अपने पेशरों से कता नज़र मीडिया से गुरेज की इसी रिवायत को पसंद किया। चुनांचे 27 अक्टूबर को यकायक इनकी रूनुमाई काफ़ी अचंभे की बात थी। इन्हें खुद भी इसका अंदाज़ा था, लिहाजा इब्तिदा में ही कह दिया कि ज़ाती तस्वीर और तशहीर पर मेरी पॉलिसी वाज़ेह है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने इदारे के लिए आया हूँ। जनरल की दलील बजा थी। बिलाशुबा झूठ की तोमार और बोहतान के अंबार के बाद रिवायत के खूह से निकलना नागज़ीर हो गया था। फौज इमरान खान की तरफ से बरहना करख्त बेढब और जहरनाक तनकीद की जद में थी। ये तनकीद नहीं, खुली तौहीन, तज़हीक और दशनाम तराजी थी। नाम लेकर और नाम देकर जहर में बुझे ऐसे तीर बरसाए गए कि सारी हदें पामाल हो गईं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ की तकर्री के निहायत हसास मौजू को भी मताए कूचा व बाजार बना दिया गया। गुज़िश्ता 5 सदी के दौरान फौज के सियासी किरदार पर हमेशा तनकीद होती रही, कभी धीमे कभी ऊंचे सुरों में। इस मर्ज का जिक्र बड़ी सराहत के साथ हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। लम्हे फिक्रिया ये है कि इमरान ने फौज को तख्ता मश्क तब तक बनाया जब वो सियासत से दूर होकर सख्ती से अपनी आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहने का इदारा जाती फैसला कर चुकी थी। खान साहब सिर्फ इसलिए अंगारों पर लौट रहे हैं कि फौज इनकी पिदराना और मादराना सरपरस्ती से दस्तबरदार होकर अपने दस्तूरी वजीफे की तरफ क्यों पलट गई। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान के इस इस्तराब का तज्जिया मुश्किल नहीं। तहरीक इंसाफ ने 1996 में आंख खोली, अगले वर्ष 1997 के इंतखाबात में कोई निशस्त इसके हिस्से में न आई। खुद इमरान खान 8 निशस्तों से हार गए। इंतखाबी रास्ता इन्हें मुश्किल लगा। जल्द ही अक्टूबर 1999 में मार्शल्ला का नाकूस बजा बुलंदबांग दावों के साथ वजूद में आने वाली एक नौजायदा जमात के पुरअज़म कायद की हैसियत से इमरान के सामने 2 रास्ते थे। पहला ये कि वो माजी की मुताफ़िन रिवायात से हटकर आइन और जमहूरियत की पासबानी के लिए सरे मक्तल आएं और पूरी तवानाई के साथ वो कुछ कहें जो आज 23 वर्ष बाद वो नारवा तौर पर कह रहे हैं। दूसरा रास्ता ये कि वो आइन, जमहूरियत, अवामी हाकमियत और तब्दीली के नारे को गैर मुस्तामिल बल्ले की तरह कबाड़ खाने में फेंक कर आइन शिकन डिक्टेटर की उंगली थामे अपनी मंजिल मुराद की तरफ सफर का आगाज करें। तब खान साहब ने आइन शिकन को जानवर कहा, ना मीर जाफर, न मीर सादिक, न कुछ और। उन्होंने आमरीत की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी का नारा भी ना लगाया। उन्होंने रजाकाराना खुद सुपुर्दगी के वालहानापन के साथ डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ खुद को जोड़ लिया। वो तन मन धन से मुशर्रफ के रुसवाए जमाना रेफरेंडम का हरावल दस्ता बन गए। इसके बाद खान ने मुआवजे के तौर पर डिक्टेटर के सामने कौमी असेंबली की 100 निशस्तों का भारी भरकम बिल पेश कर दिया। मुशर्रफ ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी औकात ज्यादा
سے زیادہ 4 یا 5 سیٹیں ہیں، میں آپ کو 8 سے 10 سیٹیں دے سکتا ہوں۔ خان صاحب کے شیشہ دل پر بال آ گیا، چنانچہ ناراض ہو کر الیکشن لڑا اور صرف اپنی نشست جیت پائے۔ لیکن یہ بات ان کی کتاب سیاست کا سنہری درس بن گئی کہ بارگاہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے صرف آمروں یا طاقت کے حقیقی سرچشموں کے آشیرواد ہی ثمر آور ثابت ہو سکتی ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن خان صاحب اس درس کو نہیں بھولے، بس اپنی کشتے ویراں کی منڈیر پر بیٹھے آسمان پر نظر جمائے صبر بہار کی دعا مانگتے رہے۔ لگ بھگ 1 عشرے کے بعد مارگلہ کی پہاڑیوں سے سرمئی گھٹا اٹھی تو خان صاحب کو لگا کہ تخم آذور پھوٹنے کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ پی ٹی آئی کی بلائیں لیتی ہواؤں کا پہلا بڑا مظاہرہ 2011 کا لاہوری جلسہ تھا۔ ستم یہ ہوا کہ رخصت کے لیے کمر بستہ آرمی چیف جنرل کیانی نے کھل کھیلتی خود معاملہ ہواؤں کو اپنی حدود میں رہنے کا سخت حکم جاری کیا۔ مارگلہ سے اٹھنے والی گھنگور گھٹائیں بن برسے اپنے ٹھکانوں کو پلٹ گئیں۔ جنرل کیانی کے رخصت ہوتے ہی انصاف پرور ہواؤں اور گھٹاؤں نے ایک بار پھر قیامت خیز انگڑائی لی۔ یہ توبہ شکن انگڑائی نواز شریف کی نااہلی، آر ٹی ایس کی ناگہانی موت اور اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کی اس ٹویٹ پر ٹوٹی، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے، ہواؤں اور گھٹاؤں کی سرشاری جاری رہی۔ وہ خان صاحب کی کشتے ویراں کو آب زر سے سینچتی، اپنے لہو میں گندی کھاد ڈالتی اور اپوزیشن کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر مسلسل کرم کش ادویات چھڑکتی رہیں۔ 4.25 سال بعد پتہ چلا کہ اس کشتے ویراں سے صرف خنجر نما کانٹے ہی اگ سکتے ہیں۔ شکستہ دل ہواؤں اور گھٹاؤں نے بستر سمیٹا اور اپنی گھپاؤں میں بکل مار کر بیٹھ گئیں۔ مسلح افواج نے عہد کیا کہ آئندہ وہ اپنی مقدس وردی کو سیاسی آلائشوں سے پاک رکھیں گی۔ یکا یک خان صاحب لق و دق دشت بے اما کی جلتی بلتی دھوپ میں تنہا رہ گئے۔ اب وہ فوج کے خلاف صرف اس لیے آگ اگل رہے ہیں کہ اس نے ان کے سر پر تنا صاحبان عافیت کیوں اٹھا لیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔